अब हम विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रह्मांड और सौर मंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यह है सौर मंडल व ग्रह। अगर हम यहाँ से बात करें तो इसको बोलते हैं भीतरी ग्रह। किसको? देखो सूर्य, यहाँ से देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इतने, ठीक है। तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें से ये 4 ग्रह जो हैं इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह। इसको क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। इसको पार्थिव मतलब भीतरी ग्रह। अब हम आगे देखेंगे। देखो इसको बोलते हैं सूर्य से, अगर सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम देखें तो ये क्या हो जाएगा? पहले मरकरी आएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर, ईस्टर्न, और ये यूरेनस और नेपच्यून। अगर हम यहाँ देखें बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व जो वर्तमान ब्रह्मांड एक, तो अब हम देखो क्या कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी कहा गया, ठीक। फिर इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है, जो अभी भी हो रहा है, ठीक। फिर हम आगे देखें महाविस्फोट जो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो ये है सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। फिर हम आगे देखें तो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो वो है अंडाकार या सर्पिला आकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कापरनिकस को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये पाइथागोरस ने कहा। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन है? तो ये ओरियन नेबुला है। क्या है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। फिर आगे है कि ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, तो इसमें से इधर खगोल शास्त्री दिए हैं। क्लॉडियम टालमी, ये मिस्र और यूनान के रहने वाले हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। फिर निकोलस कापरनिकस जो पोलैंड के हैं, इन्होंने क्या कहा? ये जो है 1953 मतलब 43 ईस्वी में कहा, और जो क्लॉडियम टालमी है मिस्र और यूनान के 140 ईस्वी में बोले थे। तो कापरनिकस ने क्या बोला अपनी पुस्तक जो है कॉमेंटेरियल्स में कहा कि सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। मतलब देखो जो टालमी है उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर क्या है, मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन निकोलस ने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी नहीं है। क्या है? सूर्य। बताया कि सूर्य है, ठीक। फिर आगे देखो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने के द्वारा किया गया। आगे देखें तो अब हम देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। अगर हम बात करें पृथ्वी से न्यूनतम दूरी
सूर्य से। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी, तो वो है 15.21 करोड़ मीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और मतलब न्यूनतम दूरी कहा जाए तो ये हो जाएगा 14.70 किलोमीटर। फिर अगला है पृथ्वी से औसत दूरी, औसत दूरी हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला है सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। कितना है, 13,92,000। फिर हम बात करें आयतन कितना है, तो आयतन, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। मतलब जितना पृथ्वी का है उससे 13 गुना अधिक है सूर्य का। फिर अगला है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी से जो है 3,32,000 गुना अधिक है, 3,32,000 गुना अधिक है। फिर तलीय गुरुत्व कितना है, तो ये पृथ्वी से 28 गुना है। अगला है केंद्रीय घनत्व कितना है, तो ये 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है रासायनिक संगठन, तो ये है हाइड्रोजन 71%, हीलियम है 26.5% और अन्य जो तत्व हैं वो हैं 2.5%। नेक्स्ट है फोटोस्फीयर ताप, यानी कि सतह का ताप, ये लगभग है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सतह का ताप है। फिर है केंद्र का ताप कितना है, तो केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर है सूर्य के धब्बों का ताप कितना है, तो ये है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्सर्जन, तो ऊर्जा उत्सर्जन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, यानी कि 10⁻26 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर है केंद्रीय दबाव, तो ये है 1 अरब एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है अक्ष पर घूर्णन अवधि, तो ये है 25.38 दिन। ठीक, मध्य रेखा के सापेक्ष, मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुव के सापेक्ष। फिर नेक्स्ट है सूर्य की आयु, तो सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है लगभग। फिर अगला है सामान्य तारे का संभावित जीवन काल, तो वो लगभग होता है 10 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की गति, तो ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। फिर आगे है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने वाले सूर्य को कितना समय लगता है, तो ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से जो है उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। कितने लाख डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 15 लाख। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे निकटतम स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो ये है जो है 4.24 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी कि ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कितना, 29.9 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी जो है अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। फिर आगे है कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण यानी रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर घूमने मतलब चक्कर लगाने को परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। और ग्रह क्या है, तो ग्रह जो है प्लैनेट क्या है, तो वह अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है, तो ये शुक्र और मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति है।
आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। एवं सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। फिर घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। घनत्व सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह, उनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर आगे है कि वाह या बृहस्पति है। जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें है कौन कौन से हैं? देखो, अगर हम ये वाह बृहस्पति ग्रह देखें तो ये पृथ्वी मतलब पहले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, मतलब अरुण और वरुण। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। अवरोही मतलब होता है, देखो, आरोही बढ़ते हुए, अवरोही घटते हुए। तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार है। फिर सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम वरुण है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो ये जगह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का जो है सबसे सर्वाधिक होता है। अगला देखें, परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। आगे हम देखेंगे पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। ठीक, अगर इसमें बात करें तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो ये भू आब जियार टाइप की है। ठीक, और अगर हम बात करें पृथ्वी की अक्ष ध्रुवीय व्यास तो ये कितना है? 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर। फिर हम बात करें भूमध्य रेखीय व्यास तो ये है 12,756 किलोमीटर। कितना है? भूमध्य रेखीय अगर व्यास पूछे तो ये 12,756 किलोमीटर है। ठीक, अगला है ध्रुवीय परिधि या घेरा कितना है पृथ्वी का? तो ये है 40,000 किलोमीटर। ठीक, फिर अगला है विषुवत रेखीय परिधि तो ये है 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? तो ये है 5.97 × 1024 किलोग्राम। नेक्स्ट है जलीय भाग कितना है पृथ्वी पर? तो ये है 71%। फिर है स्थलीय भाग कितना है? तो ये 29% है। कितना? 29%। फिर स्थलीय भाग तो हो गया। अब हम आयतन की बात करें, पृथ्वी का आयतन कितना है? तो 10.83 × 1011 घन मीटर। औसत घनत्व कितना है? तो यह 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? तो यह 4.6 बिलियन वर्ष। कितना है? 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है धरातल के क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभ्रमण समय कितना है पृथ्वी का? तो यह है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। नेक्स्ट है परिक्रमण वेग कितना है? तो यह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है? तो यह है 96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी तो ये है 14.70 करोड़ वर्ष। कितना है? पृथ्वी का सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? क्या है सूर्य से अधिकतम दूरी? तो यह 15.21 किलोमीटर। फिर अगला है सूर्य से माध्य दूरी। पृथ्वी
का जो है सूर्य से माध्य दूरी कितना है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये है 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट है चंद्रमा से दूरी, पृथ्वी का जो है चंद्रमा से दूरी, तो ये है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000। नेक्स्ट है कि समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितना है, तो अगर माउंट एवरेस्ट वाला देखा जाए तो ये 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, तो ये मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा 11,033 मीटर, ये प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन में है। नेक्स्ट है कि आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो ये है 88 तारामंडल हैं। फिर अगला है बृहस्पति और शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, तो बृहस्पति और शनि पर हाइड्रोजन H2 और हीलियम He तथा मीथेन CH4 पाया जाता है। फिर अगला है हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, तो ये जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है। नेक्स्ट है यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना रहेगी। कितना कम हो जाए, 1/4। फिर आगे है कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंडसेन द्वारा की गई थी। किसके, एमंडसेन द्वारा की गई थी। ठीक, देखो उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन। फिर आगे है आगे क्वेश्चन है कि वह 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है, तो बुध और शुक्र हो जाएगा। अगला है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कौन सी रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है हेल बाप तथा हैली क्या है, तो ये एक पुच्छल तारा यानी कि कोमेट है। क्या, हेल बाप तथा हैली। फिर आगे देखते हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करें सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध है। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी से निकटतम ग्रह, तो ये हो जाएगा शुक्र। फिर अगला है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये बुध है। नेक्स्ट है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो ये पृथ्वी पर सर्वाधिक घनत्व है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। फिर है शाम का तारा इवनिंग स्टार, ये शुक्र को कहते हैं। फिर है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को। छल्लेदार ग्रह यानी कि वलय युक्त कौन कौन है, तो यह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट है सबसे लंबा वर्ष कौन सा, मतलब सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन है, तो वरुण। फिर सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है, तो ये बुध हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ताप जो है वो बुध हो जाएगा। फिर सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट है हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो अरुण हो जाएगा। अरुण कैसा है, हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला, मतलब पृथ्वी, देखो धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति। नेक्स्ट है न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुक्र। अगला है समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल। अगला है पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा मंगल।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगल। फिर है पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो ये शुक्र और अरुण हो जाएगा। फिर है उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा अरुण। फिर है सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वरुण। फिर है वह ग्रह जिस पर सूर्य पश्चिम, मतलब क्या होता है, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो हो जाएगा शुक्र और अरुण। इसमें जो है सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होता है। फिर आगे देखें, आगे हम बात करें तो जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये हरित ग्रह, मतलब जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं, तो वो हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी, मतलब बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित है, तो ये सिलिकेट से निर्मित है। फिर है जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। फिर अगला नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये शनि टाइटन। नेक्स्ट है अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो ये 84 वर्ष लगता है अरुण को सूर्य के परिक्रमा करने में। फिर है शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। कितना? 29.5। नेक्स्ट है सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं, तो ये नेमेसिस को कहते हैं। किसको? नेमेसिस। नेक्स्ट है किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ये कथन किस ग्रह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। नेक्स्ट है 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है वह ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं, उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएंगे। फिर है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा सेरस। नेक्स्ट है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ये टाइटन। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। क्या है? जो है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसीलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर का तापमान कितना है, तो ये हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स, ये कब होता है, तो केवल पूर्णिमा को होता है। फिर शांति का सागर सी ऑफ जो है ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित होता है, तो ये चंद्रमा पर। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है, तो ये चंद्रमा। नेक्स्ट है फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के उपग्रह हैं। फिर है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। क्या है कि अगर हम देखें मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। फिर अगला है वर्ष 1984 ईस्वी में बी गार्डिनर, जोसेफ फारमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई। किसकी? ओजोन छिद्र की खोज की गई। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करें अगर तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए। फिर है जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। मतलब जब
अर्धचंद्र होता है उस समय पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर आगे है कृष्ण बेवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? उच्चतम घनत्व। मतलब कृष्ण बेवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि इसका घनत्व उच्चतम होता है इसलिए। फिर जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। फिर है तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा कृष्ण बेवर या कृष्ण छिद्र। मतलब तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी होती है? तो यह कृष्ण बेवर हो जाएगा। कृष्ण बेवर को ही कृष्ण छिद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत मतलब ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? तो ये एस चंद्रशेखर ने। क्या? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है सबसे चमकीला तारा कौन है? तो ये साइरस या डॉग स्टार है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये केवल अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो ये नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है। कौन है? इकारस। इकारस जो है वो ब्रह्मांड में सबसे दूरी पर स्थित तारा है। फिर अगला है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो ये है प्रकाश वर्ष। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो ध्रुव तारा जो है सप्तऋषि तारामंडल की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है उल्का यानी कि मेटेओर को क्या कहते हैं? तो इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। फिर अगला है इधर दिया है ग्रह, इधर है उपग्रह। तो पृथ्वी में कितने उपग्रह हैं? 1, मंगल में 2, बृहस्पति में 92 सबसे ज़्यादा बृहस्पति, ठीक है। शनि में 83, अरुण में 27, वरुण में 14। देखो पृथ्वी में एक ही उपग्रह है वो भी चंद्रमा। मंगल 2 ऐसे आरों को मंगल 2 बृहस्पति 92 शनि 83 अरुण 27 वरुण 14। फिर हम आगे देखते हैं। अगला है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांशीय देशांतर रेखाओं के बारे में। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करें विषुव यानी कि इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के दिन जो होता है विश्व में दिन और रात बराबर होती है। ये तिथि कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर नेक्स्ट है वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। नेक्स्ट है कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो ये विषुवत रेखा पर। फिर ये देखो दिया हुआ है, ये है ऋतु परिवर्तन चक्र। ये यहाँ पर जो है ये लिखा है कि जो है देखो 21 मार्च को जो है दिन और रात बराबर होता है, ये शरद ऋतु है, ठीक है। फिर यहाँ अगर बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। फिर ये पृथ्वी का कक्षा का चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा और इधर होगा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। कब? 22 दिसंबर को। ये फिर आगे देखें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो ये है 23.5 डिग्री। फिर आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
किस तिथि को होता है? तो ये होता है 21 जून को। ये कहाँ कब होता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ठीक। फिर अगला है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का कारण है। मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर झुकी है, वही मौसम जो परिवर्तन होता है उसका कारण है। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है उपसौर क्या होता है? तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति को 3 जून, उपसौर 3 जून, उपसौर 3 जून। ठीक है। और अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। क्या होगा? अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है। अधिकतम, ठीक है, अधिकतम दूरी मतलब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर होता है। कब होता है? अपसौर। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। 4 जुलाई को ज़्यादा मतलब दूरी होती है और उसमें जो है निकटतम दूरी। फिर हम अगर बात करें 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी जो है वो शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। क्या? 0 से 5, इसको हम शांत अक्षांश के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे देखें, आगे अगर बात करें तो ग्रीष्म क्या है? ग्रीष्म अयनांत मतलब समर सोल्स्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो ग्रीष्म अयनांत जो है वो 21 जून, ग्रीष्म अयनांत जो है 21 जून, 21 जून ग्रीष्म अयनांत, 21 जून ग्रीष्म अयनांत। फिर अगला है कि दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो ये 21 जून को सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। ठीक है, न्यूनतम। फिर प्रधान यामोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत यानी कि इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में। फिर है 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। फिर है सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। फिर है अगला अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। फिर अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 40,075 किलोमीटर। क्या? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। देखो फिर अगला है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। क्या? ग्लोब पर जो है 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उस पर नहीं होती है। फिर अगला है कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो ये 180 डिग्री देशांतर मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है ग्लोब पर 180 जो है देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण करती है। फिर अगला है कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में देखें तो देखो ये जो गई है इसको हम बोलते हैं क्या है? ये विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री। ठीक, ये विषुवत रेखा हो जाएगी। फिर इसके ऊपर वाली जो रेखा ये वाली यहाँ से गई है इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। और फिर नीचे जो रेखा आई है इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ है, इसी को मकर रेखा बोलते हैं। तो नीचे जो साउथ में है वो मकर रेखा है और जो उत्तरी गोलार्ध में है वो कर्क रेखा। ठीक, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये 90 डिग्री को ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन है
ये क्या है, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे यहाँ एक रेखा गई है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक। और यहाँ पे एक मतलब रेखा गई है 0 डिग्री नहीं 66.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी में, तो उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। फिर आगे अगर यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 66.5 डिग्री अगर हम साउथ में बोले मतलब दक्षिण गोलार्ध में, तो उसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। फिर आगे आए, आगे चल के देखते हैं। देखो विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर स्थित है, तो विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कितने, 3 विषुवत रेखा जो है, देखो विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। फिर अगला है कि एशिया जो है, एशिया में कौन से मतलब देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती को ओशेनिया भी बोलते हैं। तो इन तीनों मतलब ये 3 कितने हो जाएंगे देश, इन 3 देश हो गए। और अफ्रीका के कौन कौन से देश, साओ टाम, प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, सोमालिया और केन्या, तो ये हो जाएंगे। और दक्षिण अमेरिका के 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो देखो 3 देश हो गए, मतलब 3 देश कौन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मतलब देखो 3 महाद्वीप कौन कौन से हो गए, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और निकाय, जल निकाय कौन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। देखो 3 महाद्वीप कौन कौन से हो गए, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। 3 जल निकाय कौन से हो गए, वो हो गए अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। और 13 देश मिले, अगर 13 देशों की बात करें तो एशिया के इतने देश हो जाएंगे, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती को ओशेनिया बोलते हैं। अफ्रीका के और देखो दक्षिण अमेरिका के 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और अफ्रीका के इतने देश हैं, कौन से, साओ टोम, प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और युगांडा, सोमालिया और केन्या। तो टोटल 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 जल निकाय से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। फिर आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें, देखो प्रधान माध्यम रेखा प्राइम मेरिडियन पर स्थित देश। तो देखो प्रधान माध्यान्ह रेखा ये 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। देखो ये जान लो पृथ्वी है, ठीक, और यहाँ से मान लो 0 डिग्री है प्रधान यामोत्तर रेखा है, मतलब प्राइम मेरिडियन। तो ये कौन कौन से देश और जल निकाय से होकर गुजरती है, तो देखो यहाँ पड़ेगा यूरोप, यहाँ पड़ेगा अफ्रीका और यहाँ पे अंटार्कटिका। तो 3 जो है महाद्वीप से होकर गुजरती है, कौन से, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। और फिर यूरोप में कौन कौन से देश हो जाएंगे, ये इस वाले यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। अफ्रीका में यहाँ पे आ जाए तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, टोगो और जो है अंटार्कटिका की बात करें तो उसमें केवल अंटार्कटिका। तो देखो 3 महाद्वीप कौन कौन से हो गए, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। 8 देश कौन से हो गए, जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका, ये हो जाएंगे। और 6 जल निकाय कौन कौन से हो जाएंगे, देखो आर्कटिक महासागर, यहाँ पड़ता है आर्कटिक महासागर, फिर नॉर्वेजियन सागर, यहाँ नॉर्वेजियन सागर, फिर ग्रीनलैंड यहाँ पड़ता है, फिर भूमध्य सागर, जो है अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो देखो प्रशांत महासागर, प्रशांत जो माध्यान्ह रेखा है, अगर हम प्रधान माध्यम रेखा की बात करें तो 3 महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है तथा 8 देश अभी बताएं और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। फिर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भी 3 महाद्वीप, कौन से, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और 16 देश से और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। एशिया में कौन कौन से देश से, तो ताइवान, चीन,
म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। अफ्रीका की बात करें तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारितानिया इन सबसे होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में बहामास और मैक्सिको। फिर जल निकाय की बात करें तो दक्षिण बताया मैंने हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी। अब हम मध्य रेखा की बात करें मतलब मकर रेखा। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित देश। तो ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे। अफ्रीका के कौन कौन से देश? तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। फिर है ऑस्ट्रेलिया, केवल ऑस्ट्रेलिया एक ही देश है। जल निकाय कौन कौन से हो जाएंगे? तो मकर रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। 3 महासागर से होकर गुजरती है। फिर हम आगे देखें तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। फिर आगे देखें, आगे हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट वो है बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। अगला, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? तो है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है मतलब सर्वाधिक मात्रा में, उसका नाम है ऑक्सीजन 46.60%। फिर है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में यदि 2 स्थानों की स्थिति में 900 देशांतर का अंतर है तब हम उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो वो होगा 6 घंटे। फिर आगे है, मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो वो किस देशांतर पर स्थित है? तो 300 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। स्थानीय मतलब होता है मानक। फिर अगला, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो ये 300 से 350 अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? पहले ज़माने में जब पहले प्राचीन काल में कुछ समय पहले जब सब लोग जो नाव होती है उससे जब यात्रा करते थे, व्यापार करते थे, तो उस समय घोड़ों को उस पर बिठा लेते थे। जब हवाएं विरोध करती थी, हवाएं विपरीत में अश्व को नाव थी तो नाव को आगे नहीं बढ़ने देती थी, जिसके कारण नाव जैसे पलटने की स्थिति में आ जाती थी। तो भार कम करने के लिए उसी अक्षांश के बीच में 300 से लेकर 350 अक्षांश के बीच में ही ऐसा होता था। तो उस समय वो लोग इन्हीं 300 से लेकर 350 अक्षांशों के बीच ही कुछ घोड़ों को वो अपने नाव से फेंक देते थे, जिससे नाव हल्की होती थी और डूबने से बच जाते थे। तो वहीं पे इतने अश्व मारे जाते थे घोड़े, तो उसी को बोलते हैं अश्व अक्षांश। फिर पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल एवं लोहे से मिलकर बना है। किससे? क्रोड मतलब कोर, निकेल मतलब Ni, लोहे मतलब Fe। फिर अगला है 82.5 डिग्री। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो ये 0 देशांतर रेखा पर। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये सिर्फ एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। फिर अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? तो ये ओ स्मिथ ने कहा। फिर अगला है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है कि जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है
वो 3.5 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है। फिर है, यदि किसी स्थान पर 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय रेखा की GMT 3 बजे हैं, 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा क्या होगी? तो होगी 45 डिग्री पूर्व होगी। अगला है, विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा 24 समय कटिबंध। अगला है, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त पे से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है। तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त होगा। अगर वही चीज़ जो है उत्तरी गोलार्ध ना करके मतलब कह देता दक्षिणी गोलार्ध, तब वो अंटार्कटिका वृत्त हो जाता। फिर अगला है, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या है। तो ये टोटल हो जाएगा 181। 90 + 1 + 90 मतलब 90 हो जाएगा उत्तरी में, 90 हो जाएगा दक्षिणी में और 1 हो जाएगा। और अब हम चट्टान एवं ज्वालामुखी रॉक्स एंड वोल्केनो के बारे में पढ़ें। तो चट्टान जो होते हैं उनका वर्गीकरण के कौन से रूप में होता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। मतलब 3 प्रकार के चट्टान हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टानों का जब क्षरण हो जाता है तब उससे हम काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर अगला है, संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो 75% पर अवसादी चट्टानें हैं। अगर हम बात करें आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल है, तो ग्रेनाइट से नीस का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट का निर्माण हुआ है और बेसाल्ट से सिस्ट का निर्माण हुआ। तो ग्रेनाइट से ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, देखो इसमें ना आता है, यहाँ भी ना, तो ग्रेनाइट से नीस सेल का, और बेसाल्ट से एक एम्फीबोलाइट और एक सिस्ट। ठीक। अगला है, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें। तो देखो अवसादी से शैल, ठीक, शैल, स्लेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, बालुका पत्थर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट और बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट व हीरो, इतना चीज़ मिला है। मतलब ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट, सिस्ट। ठीक। फिर अगला है, रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें। तो स्लेट, फाइलाइट, फाइलाइट जो है वो सिस्ट और गैब्रो सरपेंटाइन। फिर अगला देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से हुई है? तो आग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। फिर अगला है कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। फिर अगला है कि चट्टानों का निर्माण जो है 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। कौन कौन से? अगर हम बात करें कि चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है, कौन कौन से? तो ऑक्सीजन का है 46.8%, सिलिकॉन का है 27.72%, एल्युमिनियम का है 8.13%, लोहा का है 5.00%, कैल्शियम का है 3.43%, मतलब कैल्शियम का है 3.63%, सोडियम का है 2.83%, पोटेशियम का है 2.59% एवं मैग्नीशियम का है 2.09%। फिर देखो, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। क्या आग्नेय हो चाहे अवसादी, इन दोनों चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन जब होता है तब उसे रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। फिर आगे देखते, देखो सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी है? तो है रूपांतरित चट्टान। फिर है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटानी चट्टान कहते हैं। अगला है कि ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये अर्जेंटीना एवं चिली में है।
नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन N2 तथा हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं 3 प्रकार। कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है कि वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है गैस तथा जलवाष्प। गैस तथा जलवाष्प में बात करें तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक यानी कि 60 से 90% के बीच होती है। अन्य गैसें में CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। फिर सेकंड है विखंडित पदार्थ। इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, जिसको बोलते हैं टफ, मतलब धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े को क्या कहते हैं? टफ। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लैपली कहते हैं। कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े जिसको हम ब्रेसिया कहते हैं, ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है लावा। लावा क्या होता है? तो ये ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहते हैं। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। ठीक, आपको पता है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के जब संगठन या स्वरूप में परिवर्तन होता है तब उसी को रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला देखते हैं। फिर है नेक्स्ट कि किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये अम्लीय लावा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो ये शांत, माउंट किलिमंजारो जो है वो शांत ज्वालामुखी का ज्वालामुखी है। फिर अगर यहाँ पे देखें, ये है बैथोलिथ। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें, जो ये ऊपर निकला हुआ ये है, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो उद्गार होने के बाद जो बनता है, इसको यहाँ से निकल के इसको हम बोलते हैं लावा प्रवाह से बना पठार। और ये क्या है? ज्वालामुखी। और ये जो बन जाता है ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं आश्रित शंकु। और जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं डाइक। और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिल। और यहाँ से जो ये ऐसा मलन टाइप का है, उसे हम बोलते हैं लोपोदलिथ। फिर यहाँ पे ये जो बन के तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे ये चीज़ बना होता है, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक, तो ये एक ज्वालामुखी का पूरा संरचना है। फिर आगे देखें तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये है किलायू। ये जो है उत्तरी अमेरिका के पास में हवाई द्वीप मतलब पैसिफिक ओशियन में है। फिर देखो, हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो उसे माउंट स्टाम्बोली। फिर है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। फिर अगला है मौना लावा मतलब मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंटार्कटिका एक
कह रहा कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यह है माउंट एरब्रुस जो है, इसको इरेबस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ईरान के 2 प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं, तो वो हैं देवबंद एवं कोह सुल्तान। कौन है, देवबंद और जो है कोह सुल्तान। नेक्स्ट देखें तो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। क्या, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट, मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्त नुमा आकृति को क्या कहते हैं, तो उसको क्रेटर कहते हैं। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसको हम संयुक्त राज्य के जो है रेनियर हुड और शास्ता को मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण हैं। फिर है नेक्स्ट अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। किसका, कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। फिर आगे हम देखें, आगे हम बात करें विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी, इधर नाम दिया है, इधर देश और इधर ऊंचाई मीटर में दिया है। अगर हम बात करें कोटोपैक्सी तो कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है, ये इक्वाडोर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5,897 मीटर है। नेक्स्ट है कुलू, क्या है, कुलुचेवस्काया, ये रूस में पड़ता है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 4,688। नेक्स्ट है ब्रेंगेल पर्वत, ये पड़ता है अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4,317 मीटर। नेक्स्ट है कैमरून जो है ये कैमरून देश में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 4,070 मीटर। नेक्स्ट है इरेबस जो है ये अंटार्कटिका में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 3,795। अगला क्वेश्चन है निरागोनगो, ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसकी ऊंचाई है 3,470 मीटर। अगला क्वेश्चन है इलियामना जो है ये अलेतुआन श्रेणी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 3,053 मीटर। अगला है एटना ज्वालामुखी जो है ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एटना जो ज्वालामुखी है वो सिसिली इटली में है, देश इटली में, और इसकी ऊंचाई है 3,340। अगला है माउंट बेकर जो है ये कास्केड श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसकी ऊंचाई 3,285 मीटर है। नेक्स्ट है चिल्लन चिली में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 3,200 है। अगला है माउंट न्यामुरागिरा कांगो, इसकी ऊंचाई है 3,090। अगला है बिल्लारिका, ये चिली में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 2,842 मीटर। नेक्स्ट है माउंट रूहापेहू, ये न्यूजीलैंड देश में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 2,797। नेक्स्ट है पोरक, ये मैक्सिको में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 2,800 मीटर। अगला है अशामा, ये जापान में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 2,540 मीटर। नेक्स्ट है सेंट हेलेंस पर्वत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 2,530 मीटर। अगला है नगाउरुहोउ, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 2,291 मीटर। नेक्स्ट है हावला, इस जो है ये आइसलैंड में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 1,491 मीटर है। नेक्स्ट है विसुवियस, ये इटली में पड़ता है, नेपल्स की खाड़ी में, इसकी ऊंचाई है 1,277 मीटर। नेक्स्ट है किलायू ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 1,225 मीटर।
नेक्स्ट है इस्तांबुल, इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ये कहाँ पड़ता है तो ये इटली में पड़ता है, लिपारी द्वीप या भूमध्य सागर में। इसकी ऊंचाई 925 मीटर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो ये है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तो ये 4 भागों में किया गया है। क्या? जो ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तो ये 4 भागों में किया गया है। फिर हम बात करें ज्वालामुखी मेखलाएं क्या होती हैं तो ये देखो, जो परिप्रशांत महासागरीय मेखला और दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, थर्ड है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, फोर्थ है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। हम आगे बात करें कि क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो उसे हम सील्ड शंकु के नाम से जानते हैं। क्या है? क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जानते हैं तो उसे सील्ड शंकु के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये इतना ही, फिर आगे अलग वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।